युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 106। सुबह का वक्त बजाज विला। सुबह की 8 बजे जब युग की आंख खुला तो मन्नत उसके ऊपर सो रही थी और उसके बालों से युग का चेहरा ढका हुआ था। युग अपने एक हाथ से उसके बालों को साइड में किया, तब जाकर उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दिया और उसे अपने ऊपर से उठाकर साइड में सुलाया। युग अपनी नज़र उठाकर घड़ी के तरफ देखा तो 8:10 हो गया था। जल्दी से उठकर बैठ गया क्योंकि लेट जो हो गया था और वह खुद से हड़बड़ाते हुए बोला, रात को तो तुम्हें नींद नहीं आ रहा था और अभी तुम उठोगी नहीं। युग वर्कआउट के लिए नहीं गया बल्कि सीधे वॉशरूम में गया। वह 25 मिनट में फ्रेश होकर बाहर निकला तो एक नज़र मन्नत की तरफ देखा। वह करवट बदलकर अभी भी सो रही थी। युग ने तुरंत सर्वेंट को कॉल करके ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए कह दिया और बेड के पास आया और झुककर मन्नत को उठाने लगा, पर मन्नत उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसको उठता न देख युग उसके करीब गया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, उठो, तुम्हें बेबी चाहिए ना? क्या हुआ, अब तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? युग का इतना कहना कि मन्नत ने झट से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी और युग उसके रिएक्शन को अच्छे से भांप लिया और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हारे कहे हुए शब्द बोल रहा हूँ। रात में तो तुम्हें बहुत जोश आया था, बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, अब क्या हुआ? युग का इतना कहना कि मन्नत झट से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे अब बहुत शर्म आ रहा था। रात में वह तो बहुत बोल रही थी पर अब उसकी बोलती बंद हो गई। युग अब उसे और परेशान करते हुए बोलने लगा, तुम्हारे अंदर इतना आलसीपन भरा हुआ है तो बच्चे कैसे प्लान करेंगे? तुम्हें तो अपने हस्बैंड के लिए ज़रा भी वक्त नहीं है। अब देखो, तब घोड़े बेचकर सोती रहती हो। मन्नत बिना आंखें खोले ही बोली, युग प्लीज़, मुझे पता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो। युग बोला, इसका मतलब रात को तुम सब कुछ मजाक में बोल रही थी। युग का इतना कहना कि मन्नत आंखें खोल धीरे धीरे उठकर बैठ गई और युग को देख बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, समझे तुम? मन्नत को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता देख युग सीरियस होते हुए बोला, तो क्या तुम सच में बेबी चाहती हो? युग का एक ही सवाल बार बार पूछना मन्नत को अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ते हुए बेड से उठकर बैठ गई और युग के तरफ देख चिढ़ते हुए बोली, हाँ, मैं सच में चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ बिजी रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हें आगे से प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम वाला शब्द सुन युग बोला, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? अब मन्नत बेड से उठकर खड़ी हो गई और युग के आंखों में देख बोली, युग, मैं इस घर को वारिश देना चाहती हूँ ताकि मैं, तुम, दादी माँ सभी हैप्पी वाला लाइफ जिए। खास करके दादी के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। मन्नत बोलते जा रही थी और युग उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और अचानक से उसे गले लगा लिया। उसके यूं ही अचानक से गले लगाने से मन्नत चुप हो गई और युग को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी अभी इसी वक्त मिल गया हो। 5 मिनट तक युग मन्नत को यूं ही अपने सीने से लगाए रहा और मन्नत भी शांति से गले में चिपक गई थी। थोड़ी देर बाद युग मन्नत को अपने आप से दूर किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम जो चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। यह हम दोनों के लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रहा था और युग उसके गालों को सहलाते हुए आगे बोला, अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। युग झुककर मन्नत के घुटने का जख्म देखा जो कि काफ़ी हद तक सूख गया था। युग मन्नत का हेल्प करना चाहता था पर मन्नत मना करते हुए बोली कि वह खुद नहा सकती है और मन्नत के मना करने पर युग ज़्यादा फोर्स नहीं किया और मन्नत सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गई। उसके बाद दोनों नीचे लिविंग एरिया में आए जहाँ पर सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगा दी थी। दोनों साथ में नीचे आए और साथ में बैठकर नाश्ता किया। युग मन्नत को
यहीं रेस्ट करने के लिए कह रहा था, पर मन्नत उसे मना करते हुए बोली कि वह घर जाना चाहती है, उसे अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना। जो सुन युग बोला, फिर जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ब्रेकफास्ट होने के बाद मन्नत जल्दी हल्का मेकअप की और युग के साथ कार में आकर बैठ गई। युग पहले मन्नत को मेंशन ड्रॉप किया, उसके बाद वह सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। मन्नत के पैर में चोट लगने की वजह से वह थोड़ी लंगड़ा के चल रही थी, जो देख मीरा जी फिक्र करते हुए बोली, मन्नत बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चल रही हो, और युग कहाँ है। मीरा जी को इतना परेशान होता देख मन्नत सोच में पड़ गई कि वह उन्हें क्या बताए। फिर कुछ झूठ सोचते हुए बोली, माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस वह जल्दबाजी में चलने की वजह से गिर गई, जो कि पैरों में चोट लग गया। मीरा जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वह मन्नत को डांट लगाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो गिर जाओगी, ये जरूर युग के वजह से तुम्हें चोट लगा और तुम उसकी साइड ले रही हो, कहाँ है वो। मन्नत मीरा जी को समझाने लगी, पर मीरा जी बिल्कुल भी उसकी बातों को सुन नहीं रही थी, वह तो सिर्फ युग के ऊपर गुस्सा किए जा रही थी। और उन्होंने आगे कहा, तुम दोनों जब भी दूर जाते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगा रहता है, क्योंकि मैं युग की आदतों को अच्छी से जानती हूँ और देखा जो मुझे डर था वही हुआ, और तुम उसे बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो, पर उसे शाम को आने दो, उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मीरा जी को इतना गुस्सा करता देख मन्नत तो दंग हो गई, उसे तो अब टेंशन आने लगा कि सारी गलती उसकी थी, और अगर मीरा जी ने रात को युग के ऊपर गुस्सा किया तो युग तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मन्नत यही सब सोच परेशान होने लगी, और वहीं मीरा जी ने मन्नत के लिए दूध और फ्रूट लाकर खाने के लिए दी। मन्नत ने अभी अभी ब्रेकफास्ट की थी, इसलिए उसे भूख नहीं था, पर मजबूरन उसे खाना पड़ा। उतने में काव्या और मोनिका भी लिविंग एरिया में आ गई, और काव्या भी फिक्र करते हुए पूछने लगी कि आखिर उसे चोट कैसे लगा, और मन्नत एक ही जवाब दे रही थी कि वह जल्दबाजी में चलने की वजह से गिर गई, जिससे काव्या को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे भी लग रहा था कि कहीं उसके भाई ने मन्नत के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया। वहीं मोनिका को अच्छा लग रहा था, मन ही मन खुद से कहने लगी, जरूर युग ने इसके साथ बुरा बर्ताव किया है, मुझे लगता है युग इससे नफरत करता है, पर मजबूरन अपने फैमिली वालों के सामने इसके साथ अच्छा होने का दिखावा करना पड़ता है। मोनिका यही सब सोच अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। ये छोटी सी खुशी उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर उस बेचारी को क्या पता कि इन दोनों का रिश्ता किस हद तक चला गया है। दूसरी तरफ मेहता इंटरप्राइजेस, रेहान ऑफिस में बैठे यही सोच रहा था कि वह नैना और अभय का रिश्ता पहले जैसा करवा दे, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का पवित्र रिश्ता था, जो कि रेहान गलत समझ बैठा, पर उसे अब यह सब ठीक करना था, और वह रोज नैना का लटका हुआ चेहरा नहीं देख सकता। जब भी अभय आता है तो नैना उसके तरफ नज़र तक उठाकर नहीं देखती, कि रेहान को भी पता है कि वह क्यों ऐसा कर रही है। रेहान रोज यही सोचता है कि उन दोनों का रिश्ता जल्दी से ठीक कर दे, पर उसे कोई तरकीब नहीं निकाल पा रहा, और रेहान ये भी जानता है कि अभय सामने से नैना से बात नहीं करेगा, क्योंकि वह नैना का बहुत रिस्पेक्ट करता है। रेहान ने अभय से पहले ही मिलकर अपनी सभी शिकायतें दूर कर दिया था, पर अब बातें नैना को थोड़ी ना पता था। रेहान बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने सोचा क्यों ना अभय की हेल्प लिया जाए। जल्दी से अपना मोबाइल ले उसने अभय को कॉल लगाया। 2-3 रिंग जाते ही अभय ने उसका कॉल रिसीव कर लिया।
कॉल रिसीव होते ही अभय हेलो बोला और इधर से रेहान बोला, अभय मुझे तेरी हेल्प चाहिए। रेहान को हेल्प मांगता सुन अभय बोला, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? रेहान बोला, मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे नैना और तेरा पहले जैसा दोस्ती करवाना है और इसमें तू मेरा हेल्प करेगा। कैसा हेल्प? अभय बोला। इधर से रेहान बोला, वह तो मुझे नहीं पता, अब तुझे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा आइडिया बता जो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मैं तो अच्छा करना सोचता हूँ तो वह गलत ही हो जाता है। तो तू कोई मुझे अच्छा सा आइडिया दे। रेहान का इतना उतावलापन देख अभय बोला, फिलहाल तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई आइडिया नहीं है जो मैं तुझे दे पाऊँ। मुझे टाइम लगेगा। वैसे भी मैं तो तुझे यही कहूँगा कि भाभी को फ़िलहाल उन्हें टाइम दे, क्योंकि वह पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अभय हेल्प करने के बजाय पीछे हट रहा है जो समझ रेहान गुस्सा करते हुए बोला, मैंने तुझसे हेल्प मांगा है और तू है कि मदद करने के बजाय सलाह दे रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। देख अभय, मैं यह काम रोज़ रोज़ टाल नहीं सकता। मैं पहले जैसा नैना को देखना चाहता हूं और तुम दोनों की दोस्ती भी। एक तू ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो फटाफट मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जो सक्सेसफुल हो जाए। रेहान अभय को काम करने नहीं दे रहा था। वह बहुत कुछ अपनी तरफ से बता रहा था जो कि अभय उसे मना कर दे रहा था। अभय नहीं चाहता था कि इतना जल्दी नैना को किसी रिश्ते का दबाव डाले, क्योंकि अभय नैना को बहुत अच्छे से जान चुका था कि वह इतना जल्दी किसी को माफ़ नहीं करेगी, खास करके जब कोई उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाए। पर रेहान तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वह तरह तरह के आइडिया बता रहा था जो कि अभय रिजेक्ट किए जा रहा था। वह जानता था कि यह सब आइडिया नैना के सामने काम नहीं करेगा। बहुत देर तक उन दोनों की इसी टॉपिक पर बातें चलता रहा। अभय बहुत दिमाग लगाता रहा। उसे भी अपने आइडिया पर ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। बहुत देर सोचने के बाद रेहान अभय से बोला, ऐसा कर, तू हमें इनवाइट कर। मेरा मतलब तू छोटा सा पार्टी दे जिसमें मैं नैना को लेकर आऊँगा और वह मना भी नहीं करेगी। और मैं चाहता हूँ तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। रेहान का ये आइडिया अभय को भी अच्छा लगा और वह मान गया। उसने कहा, ठीक है, आज तो नहीं, 2 दिन बाद मैं नया तरकीब सोचकर पार्टी रखूँगा और तुम दोनों को बुलाऊँगा और बाकी के दोस्त को भी इनवाइट कर दूँगा, ताकि इस बड़े से महफिल में भाभी कुछ ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करेंगी, उन्हें शक भी नहीं होगा और हमारी बातें भी हो जाएगी। अब जाकर रेहान को भी ठीक लगा और वह मान गया। दोनों 2 मिनट ऐसे ही बातें करते रहे, एक दूसरे को सुझाव दिया। उसके बाद दोनों ने अपने अपने तरफ से कॉल कट किया। कॉल कट करने के बाद रेहान नैना के बारे में सोचने लगा। उसे ज़्यादा लड़कियों के बारे में पता नहीं था, जिसके चलते वह बहुत पीछे रह गया। पर तभी उसे याद आया, नैना के पीरियड्स चालू है, क्योंकि रेहान ने जब कवर्ड में सैनिटरी पैड के पैकेट देख लिया था। पर रेहान नैना से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसे ही बहुत अजीब लग रहा था कि वह इतनी पर्सनल और प्राइवेट बात वह कैसे पूछे। रेहान अपना काम करने लगा, पर उसके दिमाग में रह रह के नैना का ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि दिन रात वह उसी के बारे में ज़्यादा सोचने लगा था। और वह अपना काम साइड में रख सोचा कि आज क्यों न घर जल्दी जाए। यही सोच रेहान अब काम में ज़्यादा फोकस देने लगा और फटाफट काम किया। यूं ही दिन बीत गया और आज वह 5 बजे ही घर पहुंचा। और जब वह घर 5 बजे पहुंचा तो देखा उसके डैड और नैना गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे और पीने के साथ साथ वह ठहाके मारकर हंस भी रहे थे। उन दोनों की हंसी रेहान साफ साफ सुन रहा था, यहाँ तक कि सभी सर्वेंट भी सुन रहे थे।
उनके हंसी से पता चल रहा था कि वे दोनों किसी का मजाक बनाकर हंस रहे हैं। रेहान भी उन दोनों के पास जाकर बैठ गया। रेहान को देख नैना बोली, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। नैना का इतना कहना कि रेहान उसे रोकते हुए बोला, तुम बैठ जाओ, मैं अभी कॉफ़ी नहीं पीने वाला। रेहान को इतना जल्दी घर आता देख नारायण जी पूछे, रेहान बेटा आज बहुत जल्दी घर आ गए, क्या कोई काम था? जो सुन रेहान बोला, हाँ डैड काम तो है, मैं नैना को उसके घर लेकर जाना है। रेहान का इतना कहना कि नैना उसे देखने लगी। वही रिएक्शन नारायण जी का भी था। नैना को लगा कि फिर से रेहान उसे उसके घर छोड़ने के लिए तो नहीं लेकर जा रहा ना। अगर वह तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगा। उसने ये भी डिसीजन ले लिया कि अगर इस बार रेहान उसे उसके घर छोड़ देने के लिए ले जा रहा है तो वह कभी भी वापस रेहान के साथ उसके घर नहीं आएगी। यही उसकी आखिरी बार रहेगा। वह बार बार उसकी बेइज्जती नहीं सहा करेगी। नैना यही सब सोच रही थी कि रेहान बोला, डैड ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेकर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे के लिए, और मैं अपने साथ नैना को वापस लेकर आ जाऊँगा। यह बात जैसे नैना के कान में गया कि वह शॉक्ड होकर रेहान को देखने लगी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा कि क्या यह वही रेहान है। वह सुन नारायण जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मेरे साथ साथ बहू के परिवार वालों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम ही बड़े और समझदार हो। तो बिना अब देरी किए तुम दोनों जाओ, रात होने से पहले घर आ जाना। जाओ बहू, तुम भी तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से उत्तम जी नरेश जी को नमस्ते कह देना। नारायण जी की बातें सुन नैना मुस्कुराते हुए चेयर से उठ खड़ी हुई और एक नज़र रेहान को देख सीधे घर के अंदर चली गई। और वह मन ही मन सोच भी रही थी, क्या बात है रेहान सर तो बदले बदले से दिखाई दे रहे, कहीं वहाँ ले जाकर मेरी बेइज्जती तो नहीं करने वाले ना। यही सब सोच नैना कमरे में आई और जल्दी से तैयार हो गई। रेहान वहीं अपने डैड के साथ बैठे उनके साथ बातें करने में लगा। थोड़ी देर के बाद नैना भी आ गई और रेहान उसे अपने साथ लेकर कार में बैठ निकल पड़ा। आधे घंटे के बाद रेहान नैना को लेकर उसके घर पहुंच गया। अब धीरे धीरे पूरा अंधेरा हो गया था और नैना के मामा और उसके पापा सभी लोग घर में मौजूद थे। जैसे नैना ने डोरबेल बजाया कि अंदर से पायल ने दरवाज़ा खोली और नैना को देख वह तुरंत चहकते हुए उसके गले लिपट गई और उन दोनों की हंसी अंदर उत्तम जी, नरेश जी, सुरेखा जी सभी ने सुन लिया तो सबकी नज़र दरवाजे के तरफ ही गया। उत्तम जी तुरंत उठ खड़े हुए और दरवाजे के पास आकर हाथ जोड़ते हुए रेहान को नमस्ते किया। उसके पीछे ही नरेश जी भी खड़े थे, उन्होंने भी रेहान को नमस्ते किया। बदले में रेहान ने भी झुककर दोनों के पैर छुए। उत्तम जी ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। वहीं सुरेखा जी ने भी हंसते हुए नमस्ते की और वह दोनों किचन में चली गई। नैना के चेहरे पे जो खुशी थी वह रेहान देख रहा था। नैना भी किचन में जाने को मुड़ी कि उत्तम जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसे मना किया कि वह काम ना करे बल्कि हमारे साथ बैठकर बातें करे। किचन में सुरेखा जी सोच रही थी कि कहीं रेहान फिर से नैना को छोड़ने के लिए तो नहीं आया ना। उन्होंने पायल के हाथ से सभी के लिए चाय भिजवाई और खुद अपने हाथ में रेहान के लिए कॉफ़ी लेकर बाहर आई। सभी लोग साथ में मिलकर चाय पिए। उसके बाद सुरेखा जी उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं सभी के लिए खाना बना रही हूँ। नैना भी उनकी मदद करने के लिए उठी पर सुरेखा जी ने मना कर दिया। यहाँ तक कि पायल ने भी मना किया कि आज उसकी नैना दी काम नहीं करेगी बल्कि वह खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगी।
पायल ने जैसे ये कहा कि सभी को उसके गुलाब जामुन वाला किस्सा याद आ गया और उत्तम जी पायल को मना करते हुए बोले, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम आज ही सबके बीच में रहोगी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पायल को भी समझ गया कि हर कोई उसे किस नज़रिए से देखा रहा है और वह तुरंत रेहान के सामने खड़ी हुई और अपने कान पकड़ते हुए सॉरी बोली। उसको इस तरह सॉरी बोलता देख रेहान मुस्कुरा दिया और प्यार से बोला, मैं कहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। रेहान का इतना कहना कि पायल उछलते हुए हंसने लगी और रेहान के पास आकर बैठ बोली, जीजू आप सच में बहुत अच्छे हो। सबको यही लगता है कि मैं आपके खाने में कुछ मिला दूंगी, पर ऐसा नहीं करूंगी पक्का, और आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए। ये सुन रेहान प्यार से बोला, यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, तुम मेरे लिए खाना बनाने वाली हो, ऊपर से स्पेशल, वाह। वहीं नैना उन दोनों को साली और जीजू को इतना हंस हंस के बातें करते देख रही थी और वह कुछ बोली नहीं। करीब 1 घंटे के बाद सुरेखा जी, पायल और नैना तीनों ने मिलकर खाना बना लिया। सुरेखा जी ने नैना को मना करती रही पर नैना सुनी नहीं। वह किचन में जाकर हाथ बटाने लगी। खाने में पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता न जाने और कुछ कुछ बनाया हुआ था। तीनों ने मिलकर हॉल में टेबल पर खाना लगा दिया। आज पायल ने कोई शरारत नहीं की, बल्कि उसने अपने हाथों से रेहान के लिए खाना लगाई और रेहान ने भी आज उसके हाथों से परोसा हुआ खाना खा लिया। वाकई में तीनों ने मिलकर लाजवाब खाना बनाया था। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक वे लोग हॉल में बैठे बातें करते रहे। उसके बाद रेहान सभी से बोला कि अब उसे घर जाना है और उसे जब भी टाइम मिलेगा वह नैना को लेकर आता रहेगा। ये सुनकर सुरेखा जी को तसल्ली हुआ कि रेहान नैना को छोड़ने नहीं आया बल्कि घुमाने लेकर आया था। अब उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं नैना को भी जो गलत गलत सवाल दिमाग में आ रहे थे, अब उसे सुनकर अच्छा महसूस हुआ। रेहान सभी से अलविदा लेकर नैना को अपने साथ बिल्डिंग से नीचे आया। सभी लोग उसे छोड़ने के लिए नीचे तक आए और वे दोनों कार में बैठकर सभी के आंखों से ओझल हो गए। रेहान कार चलाते हुए जब वह हाईवे पर आया तो एक नज़र नैना को देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी। अब वह एकदम शांत बैठी थी। रेहान अपने मन में सोचने लगा, जब वह अपने मामा और मामी के घर पर थी तो कितनी हंस रही थी थोड़ी देर पहले, और अब में कितना डिफरेंट है। अब तो वह फिर से पूरी तरह शांत बैठी है। रेहान उससे बात करना चाहता था पर कोई टॉपिक नहीं। बहुत सोचने के बाद उसने नैना से पूछा, तुम्हारी सिस्टर यानी पायल का एग्ज़ाम्स कभी है? रेहान का इतना कहना कि नैना उसकी तरफ देखने लगी और उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली, मैंने उसे पूछी नहीं कब उसके एग्ज़ाम्स है, पर मुझे लगता है शायद बहुत जल्द उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। नैना इतना बोल वापस खिड़की के से बाहर देखने लगी। वहीं रेहान को सोचते हुए आगे बोला, हमारे टाइम पर एग्ज़ाम्स टफ होता था, आजकल के बच्चों का तो कितना ईजी हो गया है। यह टेस्ट वह टेस्ट, कितने सारे मार्क्स मिल जाते हैं, कैसे भी करके वे सब पास हो जाते हैं। रेहान का इतना कहना कि नैना गौर से उसकी तरफ देखने लगी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि रेहान के पास इतना टाइम है बात करने के लिए। उसको इस तरह देखता देख रेहान उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, सही तो कह रहा हूँ मैं। ऐसे ही रेहान कुछ भी बातें किए जा रहा था और नैना उसकी बातों पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही थी। ऐसे ही वह दोनों घर पहुंच गए और नैना कार में से उतर सीधे कमरे में आ गई और अपने कपड़े चेंज किया। वहीं रेहान अभी भी नीचे ही रुका था। दूसरी तरफ बजाज मेंशन, रात के 9 बज रहे थे। अभी तक योग घर नहीं आया था और सभी लोगों ने खाना खा लिया। वहीं मन्नत अभी तक ऊपर कमरे में नहीं गई थी, लिविंग एरिया में ही बैठी रही।
मन्नत युग के आने का इंतज़ार कर रही थी। मीरा जी दादी को लेकर उनके कमरे में चली गई तो मन्नत सोफे से उठकर मेंशन से बाहर निकली और गार्डन में टहलने लगी। वहीं राहुल ऊपर से अपने कमरे में बालकनी में खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था और जब उसकी नज़र मन्नत पर गया तो जल्दी से अपनी बात ख़त्म किया और नीचे आया। मन्नत अपने दोनों हाथ फोल्ड किए यहाँ वहाँ घूम रही थी। वैसे गार्डन में लाइट तो जल रहा था और राहुल उसके पीछे से आकर प्यार से बोला, यहाँ क्या कर रही हो मन्नत? युग के आने का इंतज़ार कर रही हो? मन्नत का इस वक्त चेहरा गेट के तरफ था क्योंकि वह पलटकर चक्कर लगा रही थी और राहुल का जैसे आवाज़ सुनी तो वह पलटकर देखी, मुस्कुराती हुई बोली, राहुल भाई आप? क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रहा? राहुल बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो कमरे में था, तुम्हें देखा तो नीचे आ गया। अच्छा ये सब जाने दो, काव्या बता रही थी कि तुम्हारे पैरों में चोट लगा है, कैसे लगा? कहीं युग ने तुम्हारे साथ? राहुल ने जैसे ही युग का नाम लिया मन्नत हंसते हुए उसे रोकती हुई बोली, राहुल भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तो राहुल बोला, वह तो क्या? मन्नत राहुल को अपना भाई मानती थी और राहुल भी उसे अपनी बहन के जैसा ही प्यार करता था और मन्नत ये भी जानती थी कि राहुल बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए उसने सब कुछ सच सच राहुल को बता दी। राहुल उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, जो सुन उसे बहुत बुरा लगा। राहुल बोला, एक बात बोलूं मन्नत? हम बोलिए भाई। राहुल मन्नत को समझाते हुए बोला, पहली बात तुमने युग के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, दूसरी बात तुमने उसके साथ झूठ बोली। मन्नत बेचारा सा चेहरा बनाकर राहुल को देख रही थी। वहीं राहुल उसे समझाते हुए आगे बोला, युग जो अपना साइड सबको दिखाता है ना, वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भी जब पहली बार उससे मिली थी तो तुम्हें तो अच्छे से पता ही कि तुम्हारे साथ क्या किया था। पर युग तब वैसा करता है जब उसे कोई परेशान कर देता है, नहीं तो वह सामने से कभी किसी के मैटर में नहीं पड़ता। और युग ने जो भी तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया वह तो बहुत कम बताया है। मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसने क्या कुछ नहीं झेला है। एक टाइम इंसान भूखा सो सकता है और ये बात किसी को पता नहीं चलेगा, पर लोग जब बेइज्जती करते हैं ना, वह बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। तो वही हाल युग के साथ हुआ है। जब हम छोटे थे ना, लोग तरह तरह की बातें आंटी को बोला करते, तब हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि हम बच्चे थे, पर आंटी ने बहुत तकलीफ झेली है। युग ने तुम्हें एक एक दिन एक एक पल का डिटेल में नहीं बताया होगा और वह बताना भी नहीं चाहता। बता के भी क्या फ़ायदा, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने जैसा है। राहुल इतना बोल मन्नत को देखने लगा और मन्नत मायूस होकर राहुल से सॉरी बोलने लगी। जो सुन राहुल बोला, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम युग के साथ हमेशा लॉयल रहना। तुम दोनों के बीच में तीसरा कितना भी फूट डालना चाहे, पर तुम्हें हमेशा युग पर ही भरोसा करना होगा, ना कि तीसरे के ऊपर। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं नहीं चाहता मेरी बहन की ज़िंदगी में परेशानी आए और आने वाले दिनों में कोई मुसीबत आए। ऐसे ही राहुल ने मन्नत को काफ़ी देर तक समझाता रहा और मन्नत भी उसकी बातों को बड़े अच्छे से समझ रही थी। अब तो उसे भी रियलाइज़ हुआ कि उससे अच्छा तो राहुल से पूछ लेती। बेवजह प्रकाश राव के इतने दिनों से पीछे पड़ी थी और तो और इन सब चक्कर में युग के भी भाग दौड़ हो गया। मन्नत राहुल से हंसकर बोली कि वह आज के बाद कोई गलती नहीं करेगी। जो सुन राहुल बोला, यह हुई ना बात, अब यहाँ ज़्यादा देर मत रुको, जाओ जाकर कमरे में आराम करो, युग आता ही होगा। राहुल की बातें मानकर मन्नत तुरंत अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे राहुल भी मेंशन के अंदर आ गया और सीधे अपने कमरे में चला गया।
मन्नत अब अपने कमरे में आ गई और राहुल ने जो उसे समझाया था सभी बातों पर अमल करने लगी। उसे भी युग के पास्ट के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा और वह बेड पर बैठे यही सब सोच रही थी और ऐसे ही सोचते सोचते वह लेट गई। कब उसको नींद आ गया उसे ही नहीं पता चला। देर रात 1 बजे युग का कार मेंशन के अंदर एंटर हुआ और वह सीधे कार से निकल अपने कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर एंटर हुआ। जैसे जैसे उसने कदम आगे बढ़ाया कि उसकी पहली नज़र मन्नत को ही ढूंढ रही थी और जब उसने मन्नत को सोता हुआ देखा तो मुस्कुराकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर आया, सीधे क्लोसेट में गया और नाइट वेयर पहनकर बालकनी में चला गया और सिगरेट निकालकर लंबी लंबी कश लेने लगा। यूं ही 10 मिनट सिगरेट पीने के बाद कमरे में आया और मन्नत के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त मन्नत बहुत गहरी नींद में थी, उसे कुछ भी नहीं पता। वहीं युग फर्स्ट फिंगर से उसके होठों पर खेल रहा था। काफ़ी देर तक मन्नत को ऐसे ही देखता रहा। वह उसे उठाना चाहता था पर मन्नत बहुत गहरी नींद में थी और युग जानता था उसको उठाना इम्पॉसिबल है। तो भी युग कई दफ़ा उसके होठों को हल्का हल्का किस किए जा रहा था पर मन्नत को इस बात का जरा भी खबर नहीं। युग खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सोने में यह लड़की कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ देती है। और इसी के साथ युग उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया क्योंकि मन्नत तो उठने वाली नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।